ऑप्टिकल वेव वो है जो मीडियम का इस्तेमाल करती है, और साउंड और स्ट्रिंग दोनों ही मीडियम का इस्तेमाल कर रही हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ इनके प्रोपगेशन के बिहेवियर में है ना। एक के अंदर पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, तो दूसरे के अंदर पार्टिकल्स पैरेलल टू द प्रोपगेशन मूव कर रहे हैं। इस फर्क के चलते जो है हम इनके फैक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको सबसे पहले ये सिखाया कि अगर आप किसी भी रस्सी को टाइट पकड़ेंगे तो उसमें वेव तेजी से भागेगा, यानी कि v = √T/μ फॉर्मूला आपने समझा। मैंने आपको ये समझाया कि किसी भी रस्सी को अगर टाइट कर देंगे तो स्पीड मतलब वेव की स्पीड तेज हो जाएगी, और ये आप घर पे ट्राई भी कर चुके हैं, और गिटार जिन्होंने बजाया है उनको पता भी चलता है। अब इस टाइटनेस का और इस टेंशन का कहीं ना कहीं गिटार से लिंक अगर हो रहा है तो ये साउंड के अंदर भी यूज होगा, क्योंकि म्यूजिक गिटार है ना। अगर आप म्यूजिक के फैन हैं, मतलब अगर आप बहुत अच्छा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो आपको इन सब चीजों के बारे में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा कि कैसे जो है किसी स्ट्रिंग का टेंशन। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि गिटार वाला पर्सन जो होता है वो हमेशा बीट चेक करता है बाय टाइटिंग द स्क्रूज, है ना। तो उसका लॉजिक यही होता है ना। बेस कितना है, ट्रेबल कितना है, सब चीजें वो इसीलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ से लिंक हो गई कि यार स्ट्रिंग में अगर जो आप पढ़ रहे हो वो साउंड में आगे आने, ये तो दे चैप्टर आर कनेक्टेड, इसीलिए साथ साथ चल रहा है सब, ठीक। तो फिर मैंने आपको ये बताया कि जितना ज्यादा आप टेंशन रखेंगे उतनी तेजी से आपकी स्ट्रिंग में साउंड भागेगी। दूसरी चीज, हमने इसी सेम फॉर्मूला में ये भी पढ़ा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ। मतलब आपकी रस्सी जितनी पतली है उतनी ही तेज आपकी जो है स्पीड होने वाली है। इसीलिए गिटार में 6 तरीके के कॉर्ड होते हैं, 3 मोटे 3 पतले, तो सबकी साउंड भी डिफरेंट आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लिंक है, और मैं लिंक आगे कनेक्ट करूंगा, अभी इतनी जल्दी नहीं, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखें, मजा आएगा। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बीट क्या होता है, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लेके आ सकता यहाँ पे, अदरवाइज बैंड बजाना पड़ेगा यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो बट देन बीट्स क्या होती है वी विल रियलाइज वेरी सून, है ना। फिर इसके बाद पास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो वी स्टडीड अबाउट इंटेंसिटी इन पावर, है ना। जब कभी भी बच्चों आप कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज करके आते हैं, जैसे मैंने स्पीकर परचेज किया JBL का, है ना, उसकी पावर रेटिंग मुझे दे रखी है 5000, ओके। पावर रेटिंग मुझे दे रखी है 5000 वॉट्स का स्पीकर है। क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि कितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो प्ले कर सकता है ना। आपको पता है कि ऑब्वियसली उसका गाना मुझे सुनाई दे रहा है तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में तो होगा ही, बट क्या हो सकती है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आप जानना नहीं चाहोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सर्टेन पावर के स्पीकर को मैं घर लेके आऊं और उसके मैक्सिमम वॉल्यूम पे करूं और मुझे साउंड सुनाई देना ही बंद हो जाए, यानी कि वो ऑडिबल रेंज के बाहर चली जाए। ये सब चीजें आपके मन में आनी चाहिए, मतलब ये क्यूरियोसिटी है ना। ये मुझे पता चलना चाहिए कि आखिर ऐसा हो सकता है। तो ये वाकई में मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया था। जो वेव्स में हम इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं और पावर पढ़ रहे हैं, इसका लॉजिक यही है। स्ट्रिंग के अंदर तो देखो, अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग के अंदर पावर का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि स्ट्रिंग से हमें पावर मतलब एनर्जी कहीं भेज नहीं रहा। टग ऑफ वॉर आप खेल रहे हैं तब आप रस्सी का इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा, कभी अपनी जो वायर्स होती हैं जो अपने जिनसे अपन इलेक्ट्रिसिटी घर तक पहुंचाते हैं, वो भी वायर ही है। कभी उस पर कोई पक्षी बैठा है या कोई हिट किया किसी ने तो वो वेव बनेगी वहां। तो स्ट्रिंग वेव का इतना ज्यादा यूज अपने लाइफ में नहीं है, बट साउंड का बहुत, एंड दूसरा लाइट का बहुत है। तो लाइट तो अगले साल आना है, मैंने इसी साल, है ना, थोड़े महीनों बाद। तो जो बात अभी चल रही है वो सिर्फ साउंड की है, अगर मैं कंसंट्रेट होकर कह दूं तो। इसीलिए रीजन यही था कि साउंड को पहले इंट्रोड्यूस किया मैंने, और एज पर मॉड्यूल भी वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिससे आपको भी कंफर्टेबल रहे। अदरवाइज पहले स्ट्रिंग पूरा कंप्लीट किया जाता है, फिर पूरा साउंड कंप्लीट किया जाता है। बट मैंने आपको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप लोगों की क्वेरीज ये आती थी कि सर मॉड्यूल में ये चीज आगे, ये पीछे है, तो हमें ये पहले करना है, तो मैंने सोचा कि इस बार आपको बिल्कुल पैरेलल साथ में ही लेके चलते हैं, जिससे आपकी भी सॉल्व एग्जाम्पल्स भी प्रॉपर हो और अटेम्प्ट भी अच्छे हों, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि साउंड के अंदर हम लोग अब डील कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे अगर सपोज कीजिए कि KKV के ऊपर किसी ने स्पीकर रखा है उत्तरायण पे और बहुत शानदार गाने बजा रहा है, या 26 जनवरी के ऊपर स्पीकर रखा है, तो क्रिस्टल मॉल पे कितनी साउंड आ रही है ये हर बच्चा निकाल पाए अपने बैच का, ये अपन चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी चीज को आपको इंटेंसिटी के माध्यम से जो है समझाया था, गोले गोले बना बना के, ठीक है। तो एक KKV से क्रिस्टल मॉल की रेडियस का एक पूरा स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर के अंदर पूरी की पूरी
एनर्जी जाएगी, है ना। बट मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी वहां पे खड़े आदमी के ऊपर होती है, तो उस जगह पे जो आदमी खड़ा है पर यूनिट एरिया पे, वो कहते हैं हम इंटेंसिटी, है ना। और जो पूरे गोले पे मिल रही होगी उसको हम कहते हैं पावर। तो अगर वो स्पीकर 5000 का है तो पूरे गोले पे, अब गोला समझ रहे हो, हवा में आधा है क्योंकि फिर रोड आ जाता है ना, फिर रोड के अंदर भी आधा होगा, है ना। तो पूरे गोले के अंदर जो है वो कितनी एनर्जी होगी, 5000 वॉट्स, या तो पावर या फिर जूल पर सेकंड की, जूल एनर्जी पर सेकंड उस पे गिर रही होगी। अब उस गोले में, उस गोले की पेरिफेरी पे, उस गोले के सरकमफेरेंस पे, है ना, आउटर सरफेस पे कितने लोग कान लगा के खड़े हैं, वही उस एनर्जी को ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सपोज करिए उस गोले के ऊपर मैं क्रिस्टल मॉल की बाउंड्री पे ही खड़ा हूं, है ना, तो मैं वो साउंड मेरे कान में जा रहा होगा डायरेक्ट, ठीक, और मैं उसे सुन पाऊंगा और मैं अपनी इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बता सकता हूं अगर मुझे वो रेडियस पता हो तो, क्योंकि मुझे गोले का एरिया तो पता है 4πr²। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। अब इन्हीं चीजों को वेव के टर्म्स में हम लेके आए और कुछ फॉर्मूले लिखे हमने जिनका इस्तेमाल करना अब न्यूमेरिकल में हम कर रहे हैं यूज, है ना। और मैं आपको फिर रिलेट करूंगा कि कैसे ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को मतलब ऐसे कहते हैं ना, फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, बहुत काम का, मतलब अगर आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी भी फील्ड में आप पढ़ते पढ़ते जो है ना किसी अलग फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ होता है हमारे लायक जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, तो वो खोजिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में किसी भी चीज। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं हाथ के हाथ यहीं पे डिस्कस भी कर लेता हूँ क्वेश्चन फटाफट से। y = 10 sin square 100 pi t plus 5 pi z where y and z are in centimeters and this is it। आपको इस इक्वेशन का सब कुछ निकालना है जैसे पहले हम निकाला करते थे, एम्पलीट्यूड, स्पीड, ओमेगा, टाइम पीरियड, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी, फलाना ढिमाका, जो भी सब कुछ निकालना है हमें। बट दिक्कत ये है कि इस बार फंक्शन साइन स्क्वायर का दे रखा है। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि इस फंक्शन को अपन को सिंगल साइन के अंदर लेके आना है और पावर 1 में लेके आना है, यानी कि इसकी पावर 1 रखनी है। तो वो कैसे किया जाए, है ना, तो कैसे किया जाए उसको समझने के लिए अपन को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। सॉल्यूशन नंबर 1 आपने सीखा था cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये सीखा था आपने। तो sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, याद आ रहा है आपको? यही सेम टू सेम चीज आपने लिखी। अब यही चीज यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो मैं मिटाना चाहूंगा, है ना, थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि स्पेस कमी है हमारे पास, ज्यादा टाइम बचे इस वजह से जो है सब कुछ लिखना ही पड़ता है, चॉइस कम हो गई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पे पूछना चाहूंगा, चलो पहले मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। तो y = 10/2 ब्रैकेट 1 - cos of 200 pi t plus 10 pi z, ये पूरा हमारा ब्रैकेट लॉक हो। तो इसे मैं 2 5 से 10 कर देता हूँ, मैं स्टेप नहीं बढ़ाना चाहता तो मैं सीधे यही लिख देता हूँ, है ना, आप अलग कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या हमें मिल रहा है आंसर वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इज 200 पाई, ये पहला आंसर अपना हो गया। इसको मैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख के टी की वैल्यू लेके आ सकता हूँ 2 पाई अपॉन 200 पाई, यानी कि 1/100। चाहे तो आप ऐसे लिखें, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 100 हर्ट्ज। ये 3 पैरामीटर अपने ओमेगा से निकल गए, है ना। फिर उसके बाद आता हूं मैं कैपिटल के पे, वो जो के हम लोग निकालते हैं, के यहाँ पे दिख रहा है 10 पाई, है ना, विच इज 2 पाई बाय लैम्डा, है ना, एंड 10 पाई। तो 2 पाई को ये 5 टाइम्स कैंसिल कर रहे हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो लैम्डा आ गया आपका। इसी तरीके से v की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो v होता है लैम्डा अपॉन टी, यानी कि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड यहाँ 5 दिख ही रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। और क्या चाहिए था हमें, सब आ ही गया मेरे ख्याल से, नहीं। हाँ, अब एक चीज मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा होगा, ये आप मुझे जरा सा बताएं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, Z लिखा है यहाँ पे एंड प्लस का साइन है, तो दिस वेव इज प्रोपोगेटिंग इन नेगेटिव Z डायरेक्शन। ये चीजें जो है ये थोड़ा सा आपको समझनी है। तो ये वैसे आपको आती है, बट मैंने सोचा एक बार और रिवाइज करवा दे, क्योंकि टेस्ट आ रहा है तो
आपका परफॉर्मेंस अपने आप उसमें मस्त हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें फटाफट से, फिर मिटा देते हैं। लेट्स रब दिस ऑल, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक रिलेशन अपन ने पढ़ा था, दैट इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये उसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, है ना। तो ये भी देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पॉइंट, यानी कि पार्टिकल की बात कर रहा है, इट इज 0.04 सेकेंड, यानी कि ऊपर नीचे जो वो टाइम पीरियड है वो 0.04 सेकेंड का है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 0.04 सेकेंड्स का है, तो इससे ओमेगा मिल जाएगा मुझे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, यानी कि 4 इंटू 100, यानी कि 25, यानी कि ओमेगा मिल गया मुझे 50 पाई। ठीक है, रेडियन पर सेकंड जरूर लिखें या फिर सेकंड इनवर्स लिखें, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर लें। ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए यूनिट। अब इस वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव, वी वेव इज इक्वल टू, याद है आपको ओमेगा बाय के का फॉर्मूला याद कराया था, है ना, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा अपॉन टी, ऐसे। तो ओमेगा इज 300 मीटर पर सेकंड में ही है, और सॉरी वी वेव इज 300 एंड ओमेगा इज 55, के विल कम, तो 0 से 0, 5 6 30, hence I can see k is equals to pi by 6। ये इसलिए निकाला क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये 2 पाई बाय लैम्डा जो लिखा है लैम्डा डालना होगा, और 2 पाई बाय लैम्डा बच्चों के ही होता है अगर आपको याद हो तो। बट कोई बात नहीं, अगर आप लैम्डा निकालना भी चाहते हैं यहाँ से तो 2 पाई बाय लैम्डा इसके बराबर कर दें, पाई से पाई कटेगा, एंड हेंस लैम्डा कैन बी रिटन एज 12 मीटर, 6 2 12, अगर भी इनकेस पूछे तो, है ना। नाउ हमसे पूछा क्या है, फेज डिफरेंस बताइए बिटवीन 2 पॉइंट्स which are at 10 and 16। सोचिएगा कोई भी वेव बन रहा है ना, ये वेव है, एक पॉइंट 10 पे है, एक पॉइंट कहीं 16 पे है, तो इन दोनों के बीच का जो डेल्टा एक्स है बच्चों, वो तो 16 माइनस 10 ही होगा ना, ध्यान से देखिए, 16 माइनस 10 होगा नहीं होगा, तो अगर होगा तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स दैट इज 6, तो 6 2 12 12 पाई आंसर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई रेडियन है। वो पाई रेडियन है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फेज बिटवीन द टू पार्टिकल्स, फेज बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, फटाफट नोट कर लें तो फिर आगे बढ़े, है ना। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके चालू करें नोट करना। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो तुरंत रोक के जो है फटाफट कर लें। इस तरीके का एक वेज है जिसमें यहाँ पे कोई पुली है एंड आपका एक ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है जिससे ये रस्सी ऊपर जा रहा है ना, और ये ब्लॉक यूं नीचे सस्पेंडेड है। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, एंड ये एंगल 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। कह रखा है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, और दिस इज mg sin 30 एंड दिस इज कैपिटल mg। ठीक, ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है एंड इधर ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है ना, और सब कुछ सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये अपन को दे ही रखा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब द वायर हैज म्यू इज इक्वल टू 10 की पावर -2 kg पर मीटर, ये आपको मिला हुआ है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो गिवन टू यू दैट वेव प्रोपोगेट्स विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू √100 t by म्यू। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इट विल बी 100 into 100 एंड इट इज इक्वल टू t अपॉन म्यू की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर माइनस। तो आप ध्यान से देखिएगा T विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन, यानी कि टेंशन आपका 100 न्यूटन के बराबर आ चुका है। ठीक है, अब अगर टेंशन 100 न्यूटन के बराबर आया है तो दोनों तरफ हम इसे बराबर कर सकते हैं, तो m इंटू 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 100, है ना, तो 2 5 एंड 5 20 10, तो स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी 20 kg। ठीक है, हालांकि रेशियो में वैसे भी निकाल सकता था, तो अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, m की वैल्यू एंड स्मॉल m की वैल्यू आपको बतानी है, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा और लल्लू हो जाएगा। एंड T इक्वल्स टू mg, तो m की वैल्यू जो है वो तो 10 kg आ ही रही है, यानी कि रेशियो 1:2 आएगा, सिंपल ऐसा है। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सवाल था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, तो घबराने की तो जरूरत है ही नहीं, परेशान होना ही नहीं है। ठीक है, पता है क्वेश्चन आसान होते हैं बच्चों, बट होता क्या है कि आप लोगों ने प्रेशर इतना बना चुका होता है ना अपने माइंड पे एग्जाम टाइम पे, कि आपको एक आसान सा सवाल जिससे आप बड़े आराम से घर पे सॉल्व कर पाते हैं, वो आपको टफ लगने लगता है। मैं आपसे बहुत बार बोलता हूँ ये चीज़, बट मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि जब हम एग्जाम में बैठे हैं तो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है, और वो सप्रेस करना अपने आप में बहुत टफ टास्क है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, हर
एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से ज्यादा, है ना, इस चीज पे फोकस कीजिएगा कि आप अपने प्रेशर को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर इसके ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया और इस पे वर्क समय से नहीं किया ना, तो ये चीज आते आते क्वेश्चन को भी उड़ा देती है ना, ब्लैकआउट हो जाता है पूरा का पूरा। इसीलिए इस पे बहुत काम कीजिएगा और इसको नजरअंदाज तो खास करके मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट, वेव फ्रॉम टू सोर्सेज ईच ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। कोहेरेंट सोर्सेज है, वही वाला सवाल है। बिना कोहेरेंट के हमारे पास क्वेश्चन आएगा भी नहीं, तो परेशान होने की जरूरत है ही नहीं किसी भी कीमत पे, ठीक है। नॉन कोहेरेंट नहीं आएगा, कोहेरेंट ही आएंगे। कह रखा है कि दोनों की जो इंटेंसिटीज हैं I1/I2 है ना, वो है 4:1 में, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी बतानी है। तो मैं एक चीज आपको सबसे पहले बता दूं, है ना, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए Imax to Iminimum का। दो फॉर्मूला होता है ना, एक होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर और नीचे होता है A1 - A2 का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर कुछ भी हो, स्क्वायर तो आप कर ही रहे हो। दूसरा होता है √I1 + √I2, है ना, अपॉन नीचे होता है √I1 - √I2, ऐसे, ठीक। ये रेशियो होता है। बड़ा छोटा अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी जरूरी, यहाँ पे काम का है। माइनस है तो हटा लीजिएगा। ये दो फॉर्मूला है। बच्चे कई बार कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट इस पे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे एक पार्ट और भी पूछ सकता हूँ एडिशनल, है ना, ऑल्सो फाइंड A1/A2, ये भी मैं पूछ सकता हूँ आप, है ना, दोनों का एम्पलीट्यूड भी मैं पूछ सकता हूँ आप। तो याद रखिएगा I1/I2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू A1/2/A2, है ना। तो सबसे पहले तो A1/A2 आ गया अपने पास, वो आया 2:1, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखिएगा एक ट्रिक होती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। क्या ट्रिक होती है भाई? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपका बेसिक मैथ्स का प्रोसेस है ना। इसमें क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। A1/A2 दे रखा है अपन को 2:1, तो इसमें हम क्या करते हैं, A1 + A2 करते हैं ऊपर, है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि इधर भी 2 + 1 हो जाता है। ये रूल है मैथ्स का, ये कर सकते हो आप किसी भी फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो इधर भी क्या हो जाता है, 2 + 1 हो जाता है। फिर नीचे A1 - A2 करते हैं, तो इधर भी क्या हो जाता है, 2 - 1 हो जाता है। डिपेंडिंग कौन सी बड़ी क्वांटिटी है उसको आप आगे ले लीजिएगा, फर्क सिर्फ इतना है। तो ये रेशियो आ गया मेरा 3:1, है ना। अब ये जानता हूं मैं कि दिस इज एक्चुअली Amax एंड दिस इज A minimum। A1 + A2 Amax होता है, A minimum होता है, तो इनका रेशियो 3:1 आ गया। तो पक्की बात है Imax/I minimum विल बी 3:1 का स्क्वायर, है ना, तो 9:1 ऐसे, ठीक है। आ रही बात समझ पा रहे हैं बात? एक मिनट सही है ना, एकदम क्लियर। तो इस तरीके से जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल दूं ना, I1 की 4 तो इधर 2 बन जाएगा, इसका 1, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर, है ना, तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक्सप्रेशन रहे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, है ना। याद रखिएगा ये रूल कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तकलीफ आए तो वापस से पूछ लेना। A1 A2 दोनों रेशियो में थे, ऊपर हमेशा प्लस, नीचे हमेशा माइनस। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है, इसी क्वेश्चन के आगे एक पार्ट और कर ले, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, जैसे मैंने सपोज आपको दिया क्वेश्चन नंबर 5 कर लें भले, इफ Amax/A minimum इज इक्वल्स टू 13/5, है, ये दिया हुआ है। और मैंने आपसे पूछा फाइंड I1/I2। क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी ऊपर वाली ही है, मैं दोबारा वापस टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लिखा के, बट अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कुल मिला के, और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। ये इंटरफेरेंस के लेवल के सवाल है, ये वाले इंटरफेरेंस वाले फिर इसके बाद वो इंटेंसिटी और पावर वाले 2-3 सवाल करेंगे अपन। तो ये जो गिवन डेटा है ये आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो इससे जो है मुझे कुछ लाना है यहाँ। तो मैं जानता हूँ Amax इज बेसिकली A1 + A2, और इधर मैं जानता हूँ A1 - A2। बच्चों मैं जानता हूँ कि इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, मैं जानता हूँ आप कर लोगे, बट टाइम वेस्ट हो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको छोटा छोटा वक्त बचाना है तो आपकी बेसिक मैथ अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को सोच के देखिए, अगर मुझे 13 की टेबल नहीं आती, मैं ऐसे करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप अपने क्वेश्चंस में वक्त को कम करना चाहते हैं, किसी की ऐसी शिकायत है कि मेरे से पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाते एग्जाम, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसी जगहों पे टाइम वेस्ट कर, ऐसी जगह कुछ भी हो सकती है, बड़े मल्टीप्लिकेशन, बड़े एडिशन, ऐसा कुछ भी,
तो उसके लिए मैथ्स की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अपने लेवल पे करें, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि हम लोग मैथ्स में अटकते हैं, है ना। तो ऊपर क्या करेंगे हम यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, इस पे भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे। तो हमें लिखना होगा a1 प्लस a2 प्लस a1 माइनस a2 एंड इट इज इक्वल टू 13 प्लस 5। ध्यान से देखिएगा, फिर नीचे a1 प्लस a2 माइनस a1 प्लस a2 एंड अपॉन में आ जाएगा 13 माइनस 5। अब ध्यान से देखिए, a2 कैंसिल हुआ, a1 यहाँ कैंसिल हुआ, तो इट इज 2a1 अपॉन 2a2 एंड इट इज इक्वल टू 18 अपॉन 13 माइनस 5 कितना होता है, 9 होता है ना। यस, नहीं 8 होता है ना हाँ 8 ही होता है। तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 4, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी a1 अपॉन a2 बच्चों 9/4 आ गया। a1 अपॉन a2 क्या आ गया, 9/4। अब अगर a1 अपॉन a2 आ गया तो बच्चों I1 अपॉन I2 क्या होगा, सीधे सीधे a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड इट इज 9 9 81 एंड 4 4 16। ये आंसर के इंटेंसिटी का आंसर हो गया। इसी में मैं आपसे पूछ सकता था कॉमा, मुझे ये भी बताइए I मैक्स टू I मिनिमम कितना है, ये भी पूछ सकता था मैं। हालांकि ये और ज्यादा आसान हो जाएगा एंड इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 13 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि a मैक्स का स्क्वायर अपॉन a मिनिमम का स्क्वायर वही तो होता है। ये है बात, समझ पा रहे हैं बात को, है ना। तो मुझे लगता है इस तरीके के सवाल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर आए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस बार उन्होंने हमसे पूछा है कि रेशियो ऑफ एवरेज इंटेंसिटीज बताएं दोनों वेव्स के अंदर, है ना। और वेव्स जो है वो दोनों के दोनों, ये जो वेव्स हैं दोनों के दोनों, ये आपकी ये जो दोनों वेव्स है ना, ये सेम मीडियम की वेव्स है बच्चों, है ना। इसीलिए क्या है कि आपको डेंसिटी सेम लेने की जरूरत भी है यहाँ, ठीक है, डेंसिटी आप सेम ले सकते हैं। अब अगर आप पूरे इंटेंसिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखें, है ना, अगर आप पूरे इंटेंसिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, है ना, इफ मीडियम इज कांस्टेंट, है ना। तो सॉल्यूशन 5 आई कैन राइट डाउन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हेंस आई कैन से I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर A2 स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे रेशियो बैठेगा। अब एम्पलीट्यूड्स तो आपको शो करके दिखा रखे हैं, बट ओमेगा के बारे में या फ्रीक्वेंसी या कुछ उसके बारे में डेटा नोन नहीं है। तो मैं तो सोच लेता हूँ लेट दिस बी वेव 1, है ना, एंड लेट दिस बी वेव 2। इसे वेव 1 मान लेते हैं एंड इसे वेव 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो वेव 1 का टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है, इट इज T1, है ना, यहाँ पे T1 कंप्लीट हो गया। वेव 2 के 2 टाइम पीरियड कंप्लीट हो जा रहे हैं यहाँ तक, तो इसको मैं लिख दूंगा 2T2 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली आई कैन राइट डाउन 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2T2, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2, यानी कि F2 इज 2F1, ठीक है। हाँ कि ना, इससे ही पता चलता है कि सेकंड वाली जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सेम टाइम पीरियड में वो ज्यादा ऑसिलेशन कर रही है, यानी कि 2 गुना ऑसिलेशन कर रही है एज कम्पेयर टू वेव 1, और वो सही भी है, ठीक है। अब मैं जानता हूँ ओमेगा 1 इज 2πf1, तो मैं इसको F1 स्क्वायर A1 स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको मैं F2 स्क्वायर और A2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। हेंस I1 अपॉन I2 here can be written as F1 की वैल्यू जो भी रही हो F1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर इज 25, ठीक है, इसे A1 मान रहे हैं। F2 की जगह मैं 4F1 स्क्वायर लिखूंगा एंड इधर 2 का स्क्वायर यानी कि 4। F1 स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 25 अपॉन 16 आपका इंटेंसिटी का रेशियो है। चेक कर लीजिए फटाफट। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड। अब आगे बढ़ सकते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी जो भी है, खैर वो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आई है। क्वेश्चन नंबर 6 करें फटाफट। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, ठीक है, रेडी है सब लोग? ओके। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डाटा, ठीक है। डेटा के अंदर हम लोगों को क्या क्या मिला हुआ है, एक एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का है, जिसे अपन फटाफट से कन्वर्ट किया जा सकता है, बिकॉज ऐसा यूनिट पे चलना पड़ेगा। पावर कैलकुलेट करनी है तो वॉट में लिखनी पड़ रही, सब कुछ वैसे ही लिखना पड़ रहा है। तो पावर यहाँ पे है 300 वाट, है ना, पावर यहाँ पे है 300 वाट, कोमा टेंशन अपने पास है कितना, 300 न्यूटन, ठीक है। एंड न्यू की वैल्यू जो आपको दे रखी है
It is 4 into 10 की पावर -2 kg per meter. If maximum power delivered is this much, what is the highest frequency at which source can operate? पावर का जो फॉर्मूला है बच्चों, it is half mu ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू वी, ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला था, ठीक है। अब आप ध्यान से देख लीजिए, सारी चीजें हैं एक्सेप्ट v नहीं है आपके पास, तो v ये जो कैलकुलेट करना है, इस v को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ रूट अंडर टी बाय म्यू से। t की वैल्यू आपको दे रखी है 300 एंड म्यू की वैल्यू आपको मिली हुई है 4 into 10 की पावर माइनस, सही है ना एकदम। तो 4 यहाँ पे 4 ऊपर जब जाएगा तो इट विल बी 75 टाइम्स, है ना। तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7500। यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज 50√3 मीटर पर सेकेंड, जहां तक मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, सही है बिल्कुल, हाँ ठीक। अब पावर की जगह 300 रखूंगा, हाफ म्यू की जगह 4 into 10 की पावर -2 रखूंगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर निकालना ही है, इंटू 25 into 10 की पावर -4 रखूंगा, है ना। और फिर उसके बाद तो ये है ही v की वैल्यू दैट इज 50√3। अब इधर से ओमेगा सॉल्व कीजिएगा, ओमेगा आ जाने के बाद फिर इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ओमेगा अपॉन 2π फ्रीक्वेंसी, आपको पता चल जाएगा कितनी फ्रीक्वेंसी को हम लिसन कर सकते हैं, इतने पावर, ठीक है। इसी का एक और सवाल है जो मैं आपको फटाफट से डिक्टेट कर देता हूँ, आप चाहें तो जल्दी से लिख, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बना लीजिएगा, वो 5 था तो इसके पहले 6 और फिर ये 7 और फिर 8, है ना। आज का 8वां क्वेश्चन है अ स्ट्रिंग विद लीनियर मास डेंसिटी, अ स्ट्रिंग विद लीनियर मास डेंसिटी 5 into 10⁻⁻2 kg per meter। ये गलती मत करना कि डायरेक्ट गिवन डेटा लिखेंगे और क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। आपको फिर से बता दूं, आपकी पूरी जर्नी के अंदर 2 साल की जो है, इसमें आपके नोट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी का जेरोक्स किया हुआ नोट लेकर भी आप उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकते जितना आप हो पाएंगे। मेक श्योर आपके हाथों की मेहनत बहुत हो, एंड दैट इज द ओनली वे यू कैन गेट टू दैट पॉइंट वेयर यू वांट टू बी एंड फॉर विच यू आर लिविंग टू बी राइट नाउ, है ना। तो पूरा क्वेश्चन लिखें, रिवीजन में बहुत मदद मिलती है। स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी इज दिस, अंडर टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। हाउ मच पावर, दिस टाइम दे आर आस्किंग पावर, हाउ मच पावर मस्ट बी सप्लाइड टू द स्ट्रिंग टू जनरेट अ साइनसोइडल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज whose amplitude is 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सवाल है। अब आपको रिवर्स अप्रोच रखनी है, फॉर्मूला तो वही है एज इट इज, है ना। तो रिवर्स अप्रोच रखनी, इसे भी करके देखिएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, पावर, है ना, इंटरफेरेंस, ये सब मिक्सअप था। अब आते हैं हम किसी थ्योरी के टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है इन अवर नेक्स्ट मॉड्यूल। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, इससे पिछली क्लास के अंदर जो मैंने होमवर्क दिया था, बच्चे काफी कम बच्चों का उस पर मेरे पास सॉल्यूशन आया। अभी भी जो है पूरे बच्चे ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत दुख होता है जान करके कि बच्चों के सॉल्यूशन के मैसेज नहीं आते। कुछ 10 बच्चों के मैसेज आ जाते हैं बट बाकी बच्चे नहीं करते हैं। बेटा, अगर आप ऐसा करेंगे, छुपे रहेंगे, तो कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं और आप मिलके ही जो है इस चीज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और वक्त रहते ही चीज करनी पड़ेगी, वरना बाद में आप पेरेंट्स के साथ आओगे, किसी के साथ भी आओगे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो डोंट मेक सच सिचुएशन अराइज। प्लीज अपने अपने आंसर्स को भेजें, है ना। होमवर्क इसीलिए दिया जाता है कि आपको पता चल सके कि आप कहाँ अटकते हैं, ठीक है। तो भेजिएगा तो ही हम उसको डिस्कस करेंगे। हेलो, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एंड आपको इंटरफेरेंस की अगर बेहतर फील चाहिए, देखिए इस साल अगर बात करूं मैं 11th क्लास की अगर बात करूं, क्योंकि मेरे मन से बार बार साल इसलिए निकलता है क्योंकि जनरली नर्सरी एक साल में होता है और एनसीयूज, बट इस साल हम लोग एक्चुअली आगे आ गए हैं और एनसीयूज वाले साल में ही हम लोग चल रहे हैं। तो होता क्या है कि लाइफ में तो हम लोग इंटरफेरेंस को आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं सामने विजुअल ला के, बट ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है क्विंस ट्यूब का, ये बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है। इस ट्यूब के अंदर हम एक ट्यूब इधर से रखते हैं, है ना, एक ट्यूब आप इधर से रखते हैं, इस ट्यूब को फिक्स रखा जाता है और इसमें होल्स होते हैं दोनों एंड्स पे। एक एंड पे मैं यहाँ पे कैंडल रखता हूँ और ऊपर की तरफ कोई भी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस, स्पीकर, कुछ भी आप रख सकते हैं, स्पीकर भी रख सकते हैं, स्पीकर से हवा जाती है इसलिए, ठीक है। अब होगा क्या, जो हवा आपकी यहाँ से एंटर हो रही है ना,
आपकी जो हवा यहाँ से एंटर हो रही है, यानी कि मैं ऐसे कह लूँ कि जो साउंड यहाँ से एंटर हो रही है वो यहाँ से दो हिस्सों में बंटती है, ठीक है। तो एक रास्ता आपका साउंड को मिलता है यूं, दैट इज x1, एंड एक रास्ता आपकी साउंड को मिलता है यूं, दैट इज x, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक ही सोर्स से, है ना, इफ दिस इज योर सोर्स ऑफ साउंड, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पहली बात तो वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम सोर्स फॉर पाथ x1 एंड x2, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो सेपरेट वेव्स बन के आई, क्या ये वेव्स कोहेरेंट हो गई, है ना। हेंस दीज टू वेव्स y1 एंड y2 आर कोहेरेंट, ठीक है, कोहेरेंट हो गई है। सबसे अच्छी बात तो पहली ये हुई, क्योंकि जो सबसे बड़ा डर हमारे मन में ये था कि यार कभी भी रियल लाइफ में, कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में दो सोर्स ऐसे नहीं मिल सकते जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट क्विंस ने जो है ये साबित कर दिया था कि हम एक ही सोर्स की मदद से दो वेव्स बना सकते हैं और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, है ना। तो टू वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स, ठीक है। इनफैक्ट टू कोहेरेंट लिखिएगा यहाँ पे, टू कोहेरेंट वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स, है ना। वो एक ही बात है, ठीक। अब जो ये वेव्स आ रही है ना, both waves are traveling different distance, है ना, different x. Hence at the place where they interfere, delta x will be something, कुछ ना कुछ delta x होगा, क्योंकि एक ने x2 पाथ ट्रेवल किया और एक ने x1 पाथ ट्रेवल किया, और इस पाथ डिफरेंस को, दैट इज x2 माइनस x1 को we can adjust by मूविंग पार्ट, है ना। इस मूविंग पार्ट को स्लाइड कर सकते हो बाय स्लाइडिंग मूविंग पार्ट, इस मूविंग पार्ट को स्लाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे स्केल भी लगा हुआ होता है विच कैन टेल यू कि आपने कितना स्लाइड किया है ना। एक स्केल भी लगा हुआ होता है विच कैन टेल यू कि आपने कितना स्लाइड किया है। जब डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा के बराबर होगी, है ना, then you will hear maximum sound. Maximum sound का मतलब है maximum air बाहर आएगा। maximum air बाहर आने का मतलब है candle will be blown, यानी कि कैंडल बुझ जाएगा, ठीक है। जब डेल्टा एक्स आपका 2n - 1 लैम्डा बाई 2 होगा, then your sound will be minimum sound, है ना। इनफैक्ट 0 मानिएगा, ठीक है, यानी कि no sound, मैं ऐसे लिख सकता हूँ no sound, यानी कि no air, है ना, no air, यानी कि कैंडल विल बी लाइटेड, कैंडल नहीं बुझेगा, कैंडल विल बी लाइटेड, कैंडल विल रिमेन लाइटेड, वो जलता ही रहेगा। आई बात समझ में। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट विच मेड अस रियलाइज कि कैसे जो है ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, ठीक है। तो जब डिस्टेंस बिटवीन द पाथ वाज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तब कैंडल बुझ जाती थी। Whenever distance between the paths was odd multiple of lambda by 2, तब देखा गया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। डिस्ट्रक्टिव मतलब यहाँ की जो साउंड आ रही है और यहाँ की जो साउंड आ रही है, ये साउंड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, साउंड गायब हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल महाभारत की तरह हो गया। महाभारत में भी क्या होता था, यहाँ से एक तीर आता था राम का, रामायण की तरह हो गया। यहाँ से एक तीर आता था राम का एंड यहाँ से एक तीर आता था रावण का, दोनों बिजलियां चमकती थी रामानंद सागर वाली, बादल गरजते थे एंड दोनों तीर गायब हो जाते थे। बिल्कुल वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अ प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ व्हाट वी हैव लर्न इन लास्ट फ्यू क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीट्स। मैंने आपको कहा था ना, इस टॉपिक के लिए हम वेट कर रहे थे, क्या होती है म्यूजिक की बीट्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चों, बीट्स को समझाने के लिए मैंने कुछ मदद ली है ना। आप चाहे तो इस एप्लीकेशन को फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि इससे बड़ा आसानी से हम लोग जो है समझ पाते हैं, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, बीट्स क्या होती है मैं समझा देता हूँ पहले आपको ओरली, है ना। अभी तक हम ऐसे दो सोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे, एक फ्रीक्वेंसी सोर्स ये रहा, यहाँ से आ रहा है, और एक फ्रीक्वेंसी सोर्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, बट इन रियल लाइफ तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इन रियल लाइफ अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है अगर ऐसी वेव्स इंटरफेयर करती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत कम डिजिट से डिफरेंट हो, जैसे सपोज कीजिए कि किसी की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, जैसे 100 नहीं
मैंने यहाँ पे जो मोबाइल में सेट कर रखी है फ्रीक्वेंसी, मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने 3 सोर्सेस सेट किए हैं, S1, S2 एंड S3, है ना। पहला वाला सोर्स जो है मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी रखी है 358 हर्ट्ज एंड साइन वेव, साइनसोडियल वेव रखी है, ठीक है। अदरवाइज चाहे तो हम स्क्वायर वेव भी ले सकते हैं, है ना, काफी सारी वेव्स ले सकते हैं अपन। S2 की जो फ्रीक्वेंसी रखी है मैंने वो रखी है, या फिर एक काम करते हैं अपन, S1 की फ्रीक्वेंसी में कर देता हूँ 440 हर्ट्ज एंड इसकी मैं कर देता हूँ 442 हर्ट्ज, अगेन साइन वेव, ठीक है। ऐसा किया है मैंने, मतलब कुल मिला के। ध्यान से देखिए दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी में कितना फर्क है, मात्र 2 हर्ट्ज का। ध्यान से देखिए, देख पा रहे हैं, मात्र 2 हर्ट्ज का जो है डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, देख पा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ऊपर वाले सोर्स को, आपको हो सकता है हमिंग साउंड आए, क्योंकि वेव की साउंड आएगी तो फ्रीक्वेंसी पूं ऐसे सुनाई देगी, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने सिर्फ एक सोर्स ऑन किया है एंड उस सोर्स के कारण जो है ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगला सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 442 है मैं उसको ऑन कर रहा हूँ, ये पता चल रहा है, ये हो गई बीट्स प्रोड्यूस, 2 बीट्स प्रोड्यूस हो गई। जैसे सेकंड सोर्स को ऑफ कर दिया सिंगल साउंड आ रही है, पहले को ऑफ कर दिया साउंड खत्म हो गई। नेक्स्ट टाइम ध्यान से सुनिएगा, अब मैं इन 2 सोर्सेस को ऑन कर रहा हूँ, है ना। जब मैंने इन दोनों को यूज किया तो मैंने देखा कि देयर वर 2 बीट्स पर सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में 2 बीट्स बन रही थी क्योंकि इसके अंदर 2 का डिफरेंस है। अब मैं नेक्स्ट टाइम पे क्या करूंगा, 444 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पहला सोर्स और थर्ड सोर्स ऑन करूंगा, पहला सोर्स 4 बीट्स इन अ सिंगल सेकेंड। ध्यान से देखिए, पहला ऑन किया हुआ है, तीसरा ऑन किया हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो व्हेन आई टर्न्ड दीज 2 टुगेदर देन आई हर्ड 4 बीट्स पर सेकेंड। तो ऐसा ही हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है बच्चों, है ना। ऐसा ही हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है, जब कोई एक इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है तो उसकी कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट उसके साथ इंटरफेयर कर रहा है तो उसकी कुछ अलग फ्रीक्वेंसी है, तो देयर फॉर्म्स अ बीट। अब वो बीट अगर अच्छी है तो आपको म्यूजिक सुनाई देगा, बहुत, यू विल एंजॉय द म्यूजिक, यू विल एंटरटेन योरसेल्फ बाय दैट, है ना। बट अगर नहीं समझ में आया, अब मैं आपको जो चीज फील कराने वाला हूँ, लास्ट ज्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कई बार बच्चों की कंप्लेंट होती है, सर दुखता है। आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज फ्रीक्वेंसी काफी हाई रहती है ना। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आप चाहें तो इसको अपने लेवल पे कर सकते हैं। इट इज फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप, है ना। फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप है, इसमें 3 सोर्सेज आते हैं मैक्सिमम, है ना। तो अभी तो हम 2 ही सोर्सेज को यूज कर रहे हैं एट ए टाइम, बट आप 3 भी कर सकते हो, है ना। वो आगे करेंगे हम लोग जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको 3 सोर्स वाला, ठीक है। अब मैं एक चीज यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा सोर्स हो, है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लिख लेना पहले। अगर कोई ऐसा सोर्स हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 450 हो तो क्या होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे 450 पहले करके देखता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने सबसे पहला वाला सोर्स ऑन किया, है ना, ये ऑन कर दिया। नाउ आई एम ऑन, पता चल रहा है, जैसे जैसे मैं नीचे वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी 450 से बढ़ाऊंगा, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू डिटेक्ट द नंबर ऑफ बीट्स। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ह्यूमन ईयर्स जो हैं साउंड को तभी रिस्पॉन्ड कर पाते हैं जब 0.1 सेकेंड का डिले हो, क्योंकि हमारे ह्यूमन रिफ्लेक्सेस उसी पे रिएक्ट करते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी बीट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाती है, 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाती है, तो हमारे कान जो है उसको ज्यादा फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है ऐसे साउंड जा रहा है ना। तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर प्रॉपरली सुंदर तरीके से सुननी है तो फ्रीक्वेंसी को कम रखिए, 5 से कम रखिए, तो आपको बहुत अच्छे बीट सुनाई देंगे, एंड आप उनको काउंट भी कर पाएंगे, टू न्यू न्यू ऐसे पूरी काउंटिंग कर पाएंगे आप उन बीट्स की। तो दीज आर बीट्स। इन्हीं के बारे में अब मैं मैथमेटिकली आपको लेके जाऊंगा। तो मुझे पता है मैथमेटिकली तरीका किसी को पसंद नहीं आता, आपको भी नहीं आएगा, है ना, बट देन मजबूरी है, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा डिराइव, है ना। और फिर उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा जिनको करके आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर। और बीट का सवाल बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, और इतना आसान होता है कि सब लोग कर पाते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, व्हेन वी हैव 2 वेव्स, है ना। पहले तो इसको थोड़ी सी स्टोरी लाइन को लिख दीजिएगा, ये तो एक्सपेरिमेंट था, प्रैक्टिकल था, तो इसको लिख दीजिएगा अपने शब्दों में, है ना। अपने शब्दों में लिख पाएंगे ना, लिख दीजिए फटाफट, एंड फिर फटाफट से एक लाइन ऐड कर दें। इन प्रैक्टिकल लाइफ एज वी नो
No two sources can be coherent. No two sources can be coherent. That's why if there is a slight difference between frequencies of two sources traveling in the same direction at a given point, due to their superposition, interference या superposition, due to their superposition, intensity alternatively increases and decreases periodically. Intensity increases and decreases periodically. This periodic waxing माने आगे डिस्कस करते हैं. This periodic waxing and waning of sound at a given position is called beats. इसी को हम कहते हैं beats, है ना. ये वाली बात है. ठीक, समझ में आया. वैक्सिंग एंड वैनिंग क्या है वो हम लोग आगे समझ लेंगे. ट्यूनिंग फॉर्क के माध्यम से हम लोगों को भी थोड़ी देर में कराया जाएगा. हो सकता है हम आज ना कर पाए तो कल तो कर ही लेंगे. ठीक है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो अलग अलग इक्वेशन लूंगा यहाँ पे, है ना. तो एक इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई f1 इंटू टी, है ना. एंड दूसरी इक्वेशन लूंगा मैं a साइन 2 पाई f2 इंटू टी. ये दो इक्वेशन लिए मैंने. x 0 कर दिया है क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि हम शुरुआत में ही जो है x इक्वल टू 0 पे ही इंटरवेरेंस को स्टडी कर रहे होंगे, है ना. फाई भी 0 ले लिया है क्योंकि ये मान लिया कि इनिशियली t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे फाई नहीं है. ठीक है. बस ये चीज ध्यान रखना, ये फ्रीक्वेंसी जैसे 440 हर्ट्ज है तो ये 442 है. बहुत स्लाइट डिफरेंस है इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के बीच में. ये दोनों सेम नहीं है अब. दे आर नॉट कोहेरेंट एनी मोर. दे आर जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिकल सिचुएशन, है ना. अब यहाँ एम्पलीट्यूड सेम लिया है मैंने आपको पहले भी इंटरफेरेंस की तरफ जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था एम्पलीट्यूड सेम लेने से क्या फायदा होता है. अगर मैं एम्पलीट्यूड A1 A2 लेता हूं तो मेरा A मैक्सिमम A1 प्लस A2 आएगा, मेरा A मिनिमम A1 माइनस A2 आएगा. ठीक है. ये अपन पहले ही जानते हैं. ठीक है. अगर एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होते हैं तो ये होता है. अगर A1 A2 बराबर हो जाए, अगर A1 A2 बराबर हो जाए तो मजा ये आता है A1 प्लस A2 बिकम्स 2A एंड A1 माइनस A2 बिकम्स 0. यानी कि साउंड हो तो पूरी हो मैक्सिमम, साउंड ना हो तो बिल्कुल कुछ भी सुनाई न दे, तो फर्क पता चलता है. देखो उजाले का फर्क वहीं पता चलता है जहां अंधेरा हो. बहुत सिंपल सी मैंने एक कहावत बताई आपको. उजाले की पहचान या अहमियत वहीं होती है जहां अंधेरा हो. तो अगर ऑलरेडी रोशनी है, आप फ्लैश ऑन कर लोगे, धूप है और आप फ्लैश ऑन कर लोगे तो किसी को अहमियत उसकी एहसास में नहीं आएगी. बट पूरा अंधेरा है एंड देन आप फ्लैश ऑन कर लोगे तो इट विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस. सेम टू सेम कहानी यहाँ भी अप्लाई होती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरफेरेंस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुंदर हो तो एम्पलीट्यूड्स A1 A2 मस्ट बी सेम. तो बहुत अच्छा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है. और अंधेरे में काले अंधेरे के अंदर बिल्कुल सफेद कलर की बहुत शानदार पैटर्न्स देखने को मिलते हैं इंटरफेरेंस. वो कुछ महीनों बाद आपको पता चलेगा. साउंड तो सुन सकते हैं और लाइट को देख सकते हैं. दोनों के अलग अलग व्यूज हैं, है ना. तो ये दो फ्रीक्वेंसीज हैं, है ना. इनकी डिफरेंट वेव फॉर्म होगी बच्चों, है ना. आप ये जो इनके जो वेव फॉर्म के ग्राफ्स हैं वो आप मॉड्यूल से बना लेंगे तो प्लीज बहुत हेल्प रहेगी. उसका कारण ये है कि फिर हम जो है फोकस कर पाएंगे बाकी सारी चीजों के ऊपर, है ना. अब इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो y नेट की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 एंड a कॉमन निकाल के आप साइन c प्लस साइन d यहाँ लगा सकते हैं. ठीक है. साइन c प्लस साइन d दिख रहा है सभी को, है ना. साइन c प्लस साइन d अपन यहाँ पे लगा सकते हैं जिसका एक्सप्रेशन होता है साइन c प्लस d अपॉन 2 एंड कॉस c माइनस d अपॉन 2, है ना. तो फटाफट से लगा लेते हैं विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2a sin c plus d upon 2 and cos c minus d upon 2, है ना. This is the equation of y net. ध्यान से देखिए, this is the equation of y net. जब इन दोनों का यानी कि ऊपर वाली दो वेव्स का एडिशन होगा तो इस तरीके से जो है आपकी इस तरीके से जो है आपकी रिजल्टेंट वेव बनेगी. ध्यान से देखिए. ठीक है. अब मुझे ये बताइए, जब मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली इन दोनों को ऐड करके बताया, है ना, दोनों सोर्सेस को एक साथ प्ले किया तो एक वेव थी जिसमें पी आवाज आ रही थी. दूसरी वेव को जैसे ही ऑन किया, है ना, दूसरी वेव को जैसे ही ऑन किया तो ट्यू न्यू 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 ऐसे साउंड आने लगी. ठीक है. ये आप लोगों ने फील किया. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें साफ पता चल रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है साइन के टर्म्स में और एक फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है कॉस के टर्म्स. ये फ्रीक्वेंसी कम है और ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है.
अब आप मुझे बताइए कि जो अपनी रिजल्टेंट वेव आई थी उसमें सुनते वक्त वो ज्यादा थी या कम थी, है ना? तो आप जरा ध्यान से सोचेंगे तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आपकी जो है ज्यादा ही आई है ना? तो उस हिसाब से मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे y net इज इक्वल्स टू a net साइन ऑफ 2 pi f into t, where f is the resultant intensity, है ना? f is equals to f1 plus f2 upon 2 and a net की जगह मैं लिख सकता हूँ a net is equals to 2a cos 2 pi f1 minus f2 अपॉन 2 इंटू टी। ध्यान से देखिए और इसको समझिए। दिस इज अवर न्यू एम्पलीट्यूड एंड द रिजल्टेंट वेव कैन बी रिटन लाइक दिस एंड द रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज n1 plus n2 by 2। इस तरीके से जो है हम इसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? समझ पा रहे हैं बात को, है कि नहीं? ठीक, अब इतना सा काम आज की क्लास का ये आपको करना है, ठीक है? इतना सा काम आज की क्लास का आपको करना है। ये तो इसका था एडिशन ऑफ टू वेव्स फॉर्मिंग बीट्स, ठीक है? बीट्स किस तरीके से बनती हैं इसको आज आप थोड़ा सा फील करेंगे, यही आपका आज का होमवर्क है। फिर बीट्स के ऊपर बनने वाले सवालों को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कि अगली क्लास एक्सप्लेन करूंगा एंड अगली क्लास में ही हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेव थ्रू रिजिड एंड एंड फ्री एंड, है ना? वहीं पे हम लोग बात करेंगे सोनोमीटर के बारे में एंड साउंड के डिवाइसेस जो आगे और ज्यादा होते हैं जैसे रेजोनेंस ट्यूब है उनके बारे में, है ना? तो काफी सारी चीजें आने वाली हैं। अगले 2 लेक्चर्स में हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।